हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक मूवी को जिसका नाम है द शशांक रिडेम्पशन। ये मूवी रिलीज़ हुई थी साल 1994 में और IMDb पर इसकी रेटिंग है 9.3 और इस मूवी को डायरेक्ट किया था फ्रैंक डेराबॉन्ट ने। तो मूवी स्टार्ट होती है एंडी डुफ्रेस्ने से, जो कि एक बहुत ही बड़े बैंक का बैंकर होता है। जज उसे उसकी पत्नी के और उसके बॉयफ्रेंड के कत्ल के इल्ज़ाम में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाता है और सज़ा के बाद उसे एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहां से आज तक कभी कोई कैदी भाग नहीं सका, और इस जेल का नाम होता है शशांक रिडेम्पशन। और इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी जेल में बिता दी थी। साथ ही यहाँ पर कायदे कानून बहुत ही सख्त होते हैं। अगर कोई गलती करता है या जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे मार मार के आधमरा कर दिया जाता है। एंडी बहुत दिनों तक किसी से कोई बात नहीं करता। एक दिन वो एक कैदी से मिलता है जिसका नाम होता है रेड। रेड उस जेल में बाहर से किसी भी चीज़ को ला सकता है। उसे इस जेल में 20 साल हो चुके हैं। एंडी रेड से कहता है कि उसे एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड उससे पूछता है कि क्या तुम हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाना चाहते हो? तो उस पर एंडी कहता है कि जब वो हथौड़ी आ जाएगी तुम खुद ही समझ जाओगे। रेड एंडी को यहाँ पर आगाह भी करता है और उसे वो 3 कैदी दिखाता है और बताता है कि उन तीनों कैदियों की तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र है। एंडी कहता है कि मैं गे नहीं हूँ। तो यहाँ पर रेड कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हथौड़ी मंगवा देता है और जब वो हथौड़ी को देखता है तो मन ही मन सोचता है कि इस हथौड़ी से सुरंग बनाने में उसे 600 साल लग जाएंगे। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक़ होता है और इसीलिए उसने ये हथौड़ी मंगवाई होती है। एंडी तक इस हथौड़ी को पहुँचा दिया जाता है। इसके बाद वो तीनों लोग जिनकी एंडी के ऊपर बुरी नज़र होती है वो मौका देखकर उसे पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक शोषण करते हैं, और ये सिलसिला अगले 2 सालों तक इसी तरह चलता रहता है। एंडी ने कभी इसकी शिकायत किसी से नहीं की होती और उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान रहते हैं और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है। इसमें रेड और एंडी भी होते हैं। यहाँ पर इनका जो इंचार्ज होता है उसका नाम होता है हेडली। हेडली थोड़ा परेशान होता है और अपने साथियों को बताता है कि मेरे भाई ने मेरे नाम पर $30,000 किए हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सारा का सारा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाएगा। एंडी और उसके साथी भी इसी बात को सुन रहे होते हैं। एंडी हेडली के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी पत्नी पर भरोसा करते हो? ये बात सुनते ही हेडली को गुस्सा आ जाता है। वो उसे पकड़कर छत के किनारे पर ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे वहाँ से नीचे फेंकता, एंडी उसे बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके हिसाब से कोई भी इंसान अपनी पत्नी को पूरे जीवन काल में $60,000 तक का गिफ्ट दे सकता है और इस पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगता। इस काम के लिए तुम्हें बस एक वकील की ज़रूरत होगी और ये काम मैं तुम्हारा फ्री में कर दूंगा। बस इसके बदले में तुम मेरे साथियों को 3-3 बियर पिला देना। और अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी के सभी साथी छत पर बियर का मज़ा ले रहे होते हैं, यानी कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया है। अब कुछ दिनों बाद वहाँ जेल में सभी कैदियों को एक फ़िल्म दिखाई जाती है। एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है, पर जब वो बाहर जाता है तो वो तीनों लोग जो बार बार उसका शारीरिक शोषण करते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे उस कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर वो फिल्म चलाई जा रही होती है। वो एक बार फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, पर एंडी उन तीनों में से जो उसका हेड होता है वो उस पर वार करता है, जिसकी वजह से वो एंडी को बहुत बुरी तरह से मारता है। एंडी को इतना जख्मी कर दिया जाता है कि वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और साथ ही साथ उसे जिसने एंडी को मारा होता है उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते के बाद जब वो अपने सेल में वापस आता है तो वहाँ पर वही ऑफिसर आता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। वो ऑफिसर उस आदमी को इतना बुरी तरह से मारता है कि वो हमेशा के लिए हैंडीकैप्ड हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद इस जेल का जो वार्डन होता है वो एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल तलाशी एक बहाना होता है क्योंकि उसके ऑफिसर ने उसे बताया होता है कि किस तरह से एंडी ने उसके $30,000 का टैक्स बचाया था, इसीलिए वो एंडी से मिलना चाहता है। एंडी के हाथ में एक बाइबल होती है जिसे वो ले लेता है क्योंकि उसको भी उस बाइबल पर बहुत विश्वास होता है। एंडी के सेल के अंदर बहुत सारे एक्ट्रेस के पोस्टर लगे होते हैं जिस पर वार्डन कहता है कि वैसे तो मैं ये अलाउ नहीं करता, पर कभी कभी इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। दरअसल सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिलती जो एंडी ने रेड से मंगवाई थी। वार्डन यहाँ से निकल जाता है, पर कुछ ही पल बाद वो लौट कर वापस आता है और उसके हाथ में जो एंडी की बाइबल होती है वो उसे लौटाते हुए कहता है
कि मुक्ति इसी में है। वार्डन एंडी से इम्प्रेस्ड होता है और उसे ऑफिस में बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम ब्रुक्स होता है। वो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा होता है और एंडी को उसके अंडर काम करना है। साथ ही साथ एंडी यहाँ दूसरे ऑफिसर्स की ITR भी भरना शुरू कर देता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं एंडी के पास काम बढ़ता ही चला जाता है। उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को बनाता है। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त बीतता चला जाता है और एक दिन लाइब्रेरी में ब्रुक्स, जिसके अंडर एंडी काम करता है, वो एक आदमी के गले पर चाकू रख देता है। दरअसल सरकार ने ब्रुक्स की बाकी की सज़ा माफ़ कर दी होती है और इसीलिए वो ऐसा करता है। वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं। ये जेल ही उसकी असली दुनिया है। उसे लगता है कि अगर उसने किसी का खून कर दिया तो उसकी सज़ा बढ़ जाएगी और उसे इसी जेल में रखा जाएगा। पर एंडी और रेड के समझाने पर ब्रुक्स उस आदमी को छोड़ देता है। जेल से छूटने के बाद ब्रुक्स को बहुत ही अजीब लगता है। 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। जहाँ सड़कों पर पहले एक गाड़ी दिखती थी, अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है। और इस भीड़ भाड़ की तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी में ब्रुक्स सर्वाइव नहीं कर पाता और वो सुसाइड कर लेता है। वही जेल में दिखाया जाता है जहाँ पर वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम का नाम होता है इन आउट। इस प्रोग्राम में जेल के कैदियों को बाहर ले जाया जाता है, उनसे बाहर काम करवाया जाता है ताकि उन्हें पता चल सके कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर बहुत सस्ती होती है। वार्डन बहुत सारे पैसे बना रहा होता है पर उसका ये पैसा ब्लैक मनी होता है। पर एंडी उसकी इसमें मदद करता है। वो उसका पार्टनर एक ऐसे आदमी को बनाता है जो इस दुनिया में नहीं है, यानी कि रैंडल स्टीफन्स नाम की नकली डॉक्यूमेंट बनाता है और उसके अकाउंट के सारे पैसे उसमें ट्रांसफ़र कर देता है ताकि अगर कल को पुलिस को पता भी चल जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब यहाँ जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी बहुत ही यंग होता है। वो आज तक कई जेलों में जा चुका है, पर जब उसे पता चलता है कि एंडी ने आज तक कई लोगों की मदद की है तो वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई को पूरा करना चाहता है ताकि जेल से निकलने के बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता सके। एंडी इस काम में उसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है और उससे पूछता है कि एंडी बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो इस जेल में क्या कर रहा है। रेड उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया था। वो एक बहुत ही बड़ा बैंकर था। ये सुनकर टॉमी पूरी तरह से शांत हो जाता है और अगले दिन टॉमी के सामने एंडी और रेड होते हैं। टॉमी उन दोनों को बताता है कि एक बार वो एक जेल में गया था जहाँ पर उसे एक कैदी मिला था। उस कैदी ने बताया कि वो एक बार एक घर में चोरी करने गया था और जब उस घर का ओनर जाग गया तो उसने उस ओनर को और उसकी पत्नी को गोली मार दी। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे, बल्कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी और उस बैंकर को उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेकसूर है। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है, पर वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एंडी ही वो इंसान है जो उसके काले पैसे को वाइट में बदलता है। वो उसके सारे राज जानता है। एंडी उसे इनडायरेक्टली धमकी देता है कि मैं तुम्हारे ब्लैक मनी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इस बात से वार्डन को गुस्सा आ जाता है। वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और साथ ही टॉमी, जिसकी गवाही से एंडी रिहा हो सकता था, वार्डन उसे गोली मरवा देता है। इसके बाद वो एंडी के पास जाता है और उसे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे गोली मार दी गई। एंडी जानता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा कभी कोई काम नहीं करूँगा। इस पर वार्डन कहता है कि इसे 1 महीने के लिए और काल कोठरी में बंद कर दो। आज तक किसी को भी इतने लंबे समय तक काल कोठरी में नहीं रखा गया था। अब काल कोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड के पास जाता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी जेल से बाहर निकल पाओगे। इस पर रेड कहता है कि शायद मैं जब बहुत बूढ़ा हो जाऊं और मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे। तब एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर जिवातान्यो जाऊँगा। ये मैक्सिको में समुद्र के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि इंसान यहाँ पर खुद को खो देता है। मैं वहाँ पर अपना एक रेस्टोरेंट खोलूँगा, समुद्र किनारे अपनी नाव को रिपेयर करूँगा और दोस्तों के साथ गहरे समुद्र में मछली पकड़ूंगा। रेड ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज़ होती है, ये इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा। मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। एंडी कहता है कि तुम सच कह रहे हो।
अब मेरे पास बस 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं घुट घुट कर जीऊँ या मर जाऊँ। जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि तुम वादा करो कि तुम मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगा। एंडी कहता है कि बस्टन के पास एक मैदान है और उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है और उस पत्थर की दीवार में काले रंग का पत्थर है। उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा है। वादा करो कि जब भी तुम इस जेल से बाहर जाओगे तुम वहाँ पर जरूर जाओगे। रेड पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है। एंडी कहता है कि इसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। ये कहकर एंडी यहाँ से सीधा वार्डन का काम करने जाता है। वो वार्डन का काम ख़त्म करके उसके सारे डॉक्यूमेंट उसकी एक खास तिजोरी में रखता है। डॉक्यूमेंट रखने के बाद एंडी को वार्डन अपने कपड़े देता है। वो कहता है कि मेरे कपड़े इस्त्री करवा देना और मेरे जूते को आईने की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी सेल में जाता है। वही रेड बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे शक होता है कि एंडी अपनी जान दे सकता है। सुबह जब सभी के सेल के दरवाजे खुलते हैं तो एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता। जब गार्ड उसके सेल के पास पहुंचते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वही वार्डन को दिखाया जाता है जो अपने जूते पहनने के लिए निकालता है, पर उसके बॉक्स में उसके नहीं बल्कि एंडी के जूते होते हैं। और तभी सायरन बजता है और ये सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। यहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ पर है। रेड कहता है कि मुझे क्या पता। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या वो कोई भूत था जो रातों रात यहाँ से भाग गया और पीछे छोड़ गए कंकड़ पत्थर और दीवार पर ये पोस्टर। अब इसके बाद उसके हाथ में जो पत्थर होते हैं वो दीवार की तरफ फेंकता है और एक पत्थर उस दीवार के पोस्टर पर भी लग जाता है जो दीवार पर लगा होता है। पर पत्थर उस दीवार पर टकराकर ज़मीन पर नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। और जब वार्डन उस पोस्टर पर हाथ रखता है तो उसका हाथ आर पार हो जाता है। तो वो देखता है कि एंडी ने बहुत ही बड़ी सुरंग बना रखी होती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दीवार बहुत ही मजबूत थी और बिना किसी मशीन के इस दीवार पर सुरंग बनाना आसान नहीं था। पर एंडी इस दीवार पर सुरंग बनाकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद गार्ड उस तरफ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ पर उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, साबुन, कंघी और वो हथौड़ी मिलती है जो आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई थी। ये वही हथौड़ी होती है जिसे पिछले 20 सालों से एंडी जेल में अपने सेल की दीवार पर सुरंग बना रहा होता है। साथ ही दीवार से जो मिट्टी निकलती है वो उसे अपनी जेब में रखकर अगले दिन ग्राउंड में फैला देता है। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन के लिए काम किया होता है तो वो वार्डन के सारे काले धन के डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेता है और उसके पास जो उसकी बाइबल होती है वो वार्डन की सेल्फ में यानी कि तिजोरी में रख देता है। वार्डन को इस बात का पता नहीं चलता। साथ ही वार्डन ने उसे अपने जो कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी उन कपड़ों को अपने कपड़ों के अंदर पहन लेता है। साथ ही उसके जो जूते पॉलिश करने के लिए दिए होते हैं वो उन जूतों को पहनकर वहाँ से निकल जाता है। रात को जैसे ही लाइट्स बंद होती है एंडी उस सुरंग से बाहर निकलता है। इसके बाद वो गटर का पाइप तोड़ता है और उस गटर के पाइप से रेंगता हुआ उस जेल से आज तक कोई भी कैदी नहीं भागा, वहाँ से भाग जाता है। हालांकि एंडी जिस गटर के पाइप से रेंगता हुआ बाहर निकलता है वो 2 ग्राउंड के बराबर था। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहाँ पर वार्डन का सारा काला धन जमा होता है। ये धन एक ऐसे आदमी के नाम पर होता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल एंडी जेल से ही उस आदमी के साइन करता है। साथ ही एंडी के पास उस आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट भी होते हैं, इसीलिए एंडी बैंक में जाकर सारे पैसे निकाल लेता है और ये पैसे होते हैं $2.95 मिलियन। यानी कि एंडी ना सिर्फ आज़ाद हो गया था बल्कि अमीर भी हो गया था। एंडी के पास वार्डन के काले कारनामों के सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो वो प्रेस को भिजवा देता है। अगली सुबह यह खबर अखबार में छप जाती है और जब वार्डन तिजोरी खोलता है तो उसमें डॉक्यूमेंट नहीं होते बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर एंडी ने लिखा होता है कि तुमने कहा था कि मुक्ति इसी में है। और जब वार्डन पेज पलटता है तो वो देखता है कि वहाँ पर हथौड़ी का खांचा बना होता है। दरअसल एंडी ने इसको हथौड़ी की शेप में काट कर वहाँ पर खांचा बनाया होता है जिसके अंदर वो अपनी हथौड़ी छिपाया करता था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी की सेल में गया था तो उसने एंडी की बाइबल उसके हाथ से ले ली थी और उसे वापस लौटा दी थी। उस वक्त भी हथौड़ी इसी बाइबल के अंदर थी। अब वार्डन का पूरा चिट्ठा खुल चुका था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती वो खुद को गोली मार लेता है। कुछ वक्त बीतने के बाद एंडी के दोस्त रेड की सज़ा माफ़ कर दी जाती है और उसे एक नौकरी दिलाई जाती है। पर वहाँ पर रेड का बिल्कुल मन नहीं लगता क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल जेल में गुजारे थे और रेड भी उसी कमरे में रहता है जहाँ पर ब्रुक्स रहा करता था। रेड अपनी जान देने के बारे में सोचता है लेकिन तभी उसे वो वादा याद आता है जो उसने अपने दोस्त एंडी से किया था और वो निकल पड़ता है उस जगह की तलाश में जहाँ पर वो बड़ा घास का मैदान और मैदान के बीच में एक पेड़ और पेड़ के सामने एक दीवार। और जैसे ही वो दीवार से उस काले पत्थर को हटाता है तो वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है। वो लेटर होता है एंडी का।
जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम्हें वो जगह याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताई थी। तो रेड कहता है कि जवतान्यो। वो कहता है कि तुम उस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा वहीं इंतज़ार करूँगा। इसके आगे एंडी ने लिखा होता है कि उम्मीद अच्छी चीज़ होती है और अच्छी चीज़ें कभी नहीं मरती। इसके बाद रेड उस जगह पर पहुंच जाता है और जब वो समुद्र के किनारे पर जाता है तो वो देखता है कि एंडी नाव के ऊपर बैठकर अपनी नाव को ठीक कर रहा होता है। ये जगह और ये सब एंडी का वो सपना होता है जो उसने रेड से शेयर किया था। और रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी चीज़ नहीं होती, उम्मीद इंसान को पागल कर सकती है। पर अब उम्मीद दुनिया की शायद सबसे अच्छी चीज़ है, जिसकी बदौलत ना सिर्फ एंडी 20 साल में सुरंग बनाकर वहाँ से भाग पाया, बल्कि उसने वो सब हासिल कर लिया जो अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता था। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।